हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज हम लोग जो है माद, माध्यिका और बहुलक पर के बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग माध्य क्या होता है, माध्य किसको कहते हैं, उसे निकालने का क्या तरीका है, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो माध्य की जो परिभाषा है वो आपको यहाँ पे बोर्ड पर लिखा हुआ है कि किसी भी आंकड़े में जो है सभी प्रेक्षणों का जो कुल योग होता है और उसी आंकड़े में जो प्रेक्षणों की संख्या होगा उससे अगर हम भाग दे देते हैं, अर्थात प्रेक्षणों का कुल योग प्रेक्षणों की संख्या का जो अनुपात होता है वह माध्य बताता है या औसत कहा जाता है। माध्य को हम दूसरी भाषा में औसत दूसरे नाम से हम औसत भी पुकारते हैं, ठीक है। या माध्य का दूसरा वैल्यू जो है समांतर माध्य भी है। तो यहां हमने इस पर लिखा है कि किसी दिए गए आंकड़ों में सभी प्रेक्षणों के मानों का योगफल एवं प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को उस आंकड़ों का माध्य या औसत कहा जाता है। माध्य को जो है दोस्तों प्राय जो है अंग्रेजी के जो एक्स लेटर है तो उसके ऊपर रेकरिंग मतलब एक रेखा खींच करके सूचित किया जाता है, ठीक है। अर्थात माध्य बराबर हो जाएगा प्रेक्षणों के मानों का योगफल बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या हो जाएगा, ठीक है। ये माध्य का मूल कॉन्सेप्ट है, मूल परिभाषा है। अगर हम चलते हैं कि हमारे पास आंकड़ों में विभिन्न प्रकार के अगर चर हमें दिया गया है, जैसे हमने यहाँ पे चर को माना है x1 x2 x3 और इसके रिस्पेक्ट में इसके कोरस्पोंडेंस में क्या आया है f1 f2 f3 जो है उसकी बारंबारता आया है। कहने मतलब एक ही प्रकार का चर अगर कई बार आया है तो उसकी कुल बारंबारता कैसे होगी। तो सबसे पहले हम प्रेक्षणों का कुल योग निकाल लेंगे। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि किसी आंकड़े में x1 जो है f1 बार आया है, ठीक है। तो उसका मान क्या हो जाएगा f1 गुना x1, वो टोटल वैल्यू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्लास 10 में अगर 15 वर्ष की बच्चियां 4 है तो 4 गुना 15, 15 चौके 60, 60 क्या हो जाएगा टोटल एज हो जाएगा उन चारों बच्चियों का, ठीक है। उसी प्रकार और भी उम्र का बच्चा होगा, फिर और उम्र का बच्चा होगा, है ना। उसी तरह यहाँ देख रहे हैं x1 जो है f1 बार आया है, जिसका मतलब f1 गुना x1 ये कुल वैल्यू हो जाएगा पहले चर का। फिर इसी प्रकार दूसरे चर का हम निकाले, तीसरे चर का निकाले, चौथे और अंतिम का निकाले, ठीक है। ये कुल योग है। इसको जो हम लोग संक्षेप में ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां जो सिग्मा है ये इसको सिग्मा, इसको जो है कैपिटल सिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल सिग्मा, बड़ा सिग्मा कहते हैं, ठीक है। और ये जो है लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है योग, जिसको इंग्लिश में समेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? समेशन कहते हैं, समझे। कुल योग को, जैसे मान लीजिए हम कई संख्या को जब जोड़ते हैं, है ना, तो उसको हम लोग संकेत में सिग्मा भी लिख सकते हैं, अर्थात किसी संख्या का योग, ठीक है। लैटिन भाषा में सिग्मा का अर्थ होता है योग, ठीक है। तो हमने क्या क्या इन सभी पदों के योग को हमने संक्षेप में यहां लिखा। आई क्या है? इनिशियल पॉइंट है, मतलब कहां से हम लोग प्रारंभ करते हैं। जैसे पहली राशि है तो पहला लिखा, है ना, आई पहला। और कहां तक गए? एन तक गए, पहला से स्टार्ट किए एन तक गए, इसलिए हमने पहला लिखा। जहां से हम स्टार्ट करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, जहां अंतिम पहुंचते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। जिस राशि के लिए होता है उस राशि को आगे लिखा जाता है। इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ठीक उसी प्रकार क्या करते हैं, जितना प्रेक्षण आया है, जैसे मान लीजिए कि विद्यार्थी की कुल संख्या हमारा 50 आ गया, है ना। तो 50 50 कैसे आया? सब जितना जितना एज का जो है विद्यार्थी आया होगा उन सभी को हमने क्या किया? जोड़ा, है ना। तो यहाँ जो है x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट xn जो चर आने वाला है वो f1 f2 f3 f4 डॉट डॉट fn, मतलब xn जो है fn बार आया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि बारंबारता में जो आने वाला सॉरी कहते हैं प्रत्येक चर का जो कुल बारंबारता है उसका जो योग होगा वह f1 प्लस f2 प्लस fn तक होगा, ठीक है। प्रेक्षणों का कुल योग जो है, ठीक है। इन योग को जो है हम लोग संक्षेप में जो है सिग्मा, जैसे हमने कुल मानों का योग को लिखा, ठीक है, वैसे ही हमने इसको भी लिख लिया सिग्मा के फॉर्म में, ठीक। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार दिए गए आंकड़ों का माध्य जो है हमें क्या होता है, मिलता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये तो लिखने का स्टैंडर्ड है, फॉर्म है।
इसको हम लोग शॉर्ट में डायरेक्ट लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, ये है माध्य निकालने का मूल फॉर्मूला, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इनका, सबसे निचला स्तर का है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि इस माध्य पर आधारित प्रश्न क्या होता है। तो माध्य पर आधारित मैंने पहला प्रश्न निकाला है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करें या क्या होगा। तो हमने प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या लिखा, तो प्राकृतिक संख्या जानते हैं जो 1 से प्रारंभ होता है और अनंत तक जाती है, तो हमने 5 तक लिखा, ये 5 क्योंकि 5 मांगा है ना, और पांचों को हम जब जोड़े तो 15 हुआ, और ये कुल कितनी है 5 है, इसकी कुल संख्या कितनी है 5 है। 5 से हमने डिवाइड किया, जब 5 से डिवाइड किया टोटल कितना आ गया 3 आ गया। ये 5 प्राकृतिक संख्या का क्या है औसत मान है। ठीक इसी प्रकार एक आंकड़ा हमने यहाँ पर दिखाया है ना, कि 15 विद्यार्थी है जिसका भार नीचे दिया गया है। तो 20 केजी भार वाला विद्यार्थी जो है आपका टोटल 3 गो आया है, 15 केजी वाला जो है टोटल 2 आया है, 10 केजी वाला टोटल 4 आया है, और 12 केजी वाला टोटल 5 आया, और 20 केजी वाला फिर क्या किया है एक बार आया है। ठीक है, तो यहाँ हम 20 केजी वाला को हमने 2 बार लिख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 1 4 एक ही में लिख सकते हो, हमने अलग अलग लिख दिया थोड़ा सा। तो इस प्रकार अगर हम सबका वैल्यू निकालते हैं तो 20 गुना 3 कर दिए, 20 क्या मेरा भार है अर्थात चर मान है, जिसको हम लोग x कहते हैं, x चर मान, और संख्या जो आया है जिसकी बारंबारता कहते हैं, 20 कितने बार आया है 3 बार, इसकी बारंबारता 3, और एक यहाँ पहले आ चुका है तो 4 हो जाएगा। तो कोई बात नहीं है, आप एक ही जगह निकाल लीजिए या इसको एक ही जगह निकाल लीजिए, बेटर रहेगा। बीस केजी का जो स्टूडेंट है टोटल कितना है 4 है, तो 20 चौक कितना हो जाएगा 80, इसका कुल योग जो है आपका 210 ही होगा। ठीक है, तो यहां देख रहे हैं 20 केजी वाला 4 छात्र है, 15 केजी वाला 2, 10 केजी वाला 4 और 12 केजी वाला 5 है। तो 20 केजी वाला 4 छात्र, इसका कुल वजन क्या हो जाएगा 20 चौक है 80, इसका मतलब x को हमने f के साथ गुना किया तो fx मेरा मिल गया है ना। फिर 15 केजी वाला कितना है 2 छात्र, तो 15 दूना 30 केजी हो जाएगा 2 छात्र का। फिर 10 का 4 है तो 10 चौक 40 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, और इसको जब हम कुल जोड़ेंगे, मेरा कुल भार अगर निकालेंगे तो मेरा 210 केजी हो जाएगा, ये 210 केजी, और ये मेरा कुल छात्र की संख्या हो जाएगा टोटल। ऐसे ही 15 यहाँ तो बोल ही दिया है। तो जब हम माध्य का फॉर्मूला लगाते हैं तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो कुल 210 बटे 15, इसको अगर हम काटते हैं तो टोटल 14 बार में कट जाता है, 14 केजी मेरा क्या हो जाएगा औसत भार हो जाएगा 15 विद्यार्थी का। देखिए औसत जो भार होता है वह हो सकता है कि दिए गए आंकड़ों के मान में से कम हो या उसके बराबर हो या उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है जब औसत मान जो है मतलब माध्य मान जो है अपने आंकड़ा के दिए गए चर मान से ज्यादा आ जाता है, तो वह एक डिमेरिट को दर्शाता है, दोष को दर्शाता है। ठीक है, जो आंकड़ा की दृष्टि से न्यायसंगत नहीं होता है। माध्यक के बारे में जानेंगे कि माध्यक होता क्या है। माध्यक को हम लोग माध्यिका भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में मीडियन कहा जाता है, इंग्लिश में इसको हम लोग मीडियन कहते हैं, है ना। तो चलते हैं इसकी परिभाषा की ओर। परिभाषा क्या है कि किसी दिए गए आंकड़ों के प्रेक्षणों को, है ना, आरोही या अवरोही क्रम में हम व्यवस्थित किया जाए। क्या किया जाए कि जब हम किसी आंकड़े के प्रेक्षण जो होते हैं उनको हम आरोही या अवरोही क्रम में अगर व्यवस्थित कर दें, तो व्यवस्थित से जो प्राप्त हमें समुच्चय मिलता है, ठीक है, तो उस समुच्चय में जो चर का जो मध्य मान होता है अर्थात मिड वैल्यू जो होता है, जिसको केंद्रीय मान भी बोलते हैं, ठीक है, या सेंट्रल वैल्यू जो होगा, है ना, जो सेंट्रल वैल्यू होगा उस आंकड़ों का क्या कहलाएगा माध्यक कहलाएगा या माध्यिका कहलाएगा। दूसरा जो वैल्यू है, दूसरा जो नाम है इनका, माध्यक का दूसरा जो नाम है माध्यिका। ठीक है, माध्यक को जो है प्राय एम से सूचित किया जाता है, क्योंकि माध्यक को इंग्लिश में क्या कहते हैं मीडियन कहते हैं, तो मीडियन का पहला अक्षर क्या है एम है, इसलिए हम लोग एम से सूचित करते हैं इसको। ठीक है, अब बात यहाँ ये आता है कि जब मध्य मान हमें चुनना है, तो अगर आंकड़ों में जो प्रेक्षण की जो संख्या आंकड़ों में जो प्रेक्षण का जो मान है
वह मान किस क्रम में किस क्रम में होना चाहिए, आरोही या अवरोही क्रम में होना चाहिए। अगर हम क्या करें, उसको काउंटिंग करें, तो अगर हमें बीच का मान ना मिले, कभी कभी होता है कि अगर सम संख्या में अगर क्रम रहेगा तो दो मान बीच में आ जाएगा, अगर विषम में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे आसानी से चुन लेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए कि आपको बोलेगा कि लगातार 5 प्राकृत संख्या का माध्यक क्या है, तो अब लगातार 5 प्राकृत संख्या लिखिए। कहां से कहां तक लिखिएगा, 1 से स्टार्ट कीजिएगा, 1 2 3 4 और 5, इसका बीच का मान क्या होगा, 3, तो 3 क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको बोला लगातार 5 जो है पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात किया, तो पूर्ण संख्या कहां शुरू होता है, 0 से, है ना। ये प्राकृत संख्या का हो गया, ये पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, 5 गो हो गया। तो 5 में बीच का क्या है, तो 2 इधर हटा दीजिए, 2 उधर हटा दीजिए, तो बीच में कौन पड़ता है, 2, तो 2 क्या हो जाएगा, मेरा माध्यक हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। विषम में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सम में रहेगा तो वहां पर दिक्कत है। जैसे इसी अगर बोलता 5 की जगह 6 प्राकृत संख्या, तो 6 हो जाता, तो बीच में आपको दो संख्या मिलता, क्या मिलता, दो, दो अगर इधर हटाते हैं और दो इधर हटाते हैं तो बीच में आपको 3 और 4, तो 3 और 4 का जो मध्य होगा, तो मध्य कैसे आएगा, तो 3 और 4 का आप क्या कीजिए, औसत वैल्यू निकाल लीजिए। 3 और 4 7, 7 बटे 2 कितना हो जाएगा, 3.5, तो 3.5 क्या हो जाएगा, 6 लगातार प्राकृत संख्या का माध्यक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखते हैं 3 और 4 को हमने जोड़ करके तब उसका मध्य मान निकाला। तो सेम टू सेम जो है इस पर आधारित क्या है, फॉर्मूला है। तो पहला कहता है कि अगर प्रेक्षणों की कुल संख्या को अगर हम क्या मान ले, एन मान ले, क्या मान ले, एन, तो एन अगर क्या हो, विषम संख्या हो, कोट कीजिएगा कि एन क्या होना चाहिए, विषम संख्या होगा। तो माध्यक निकालने का फॉर्मूला है कि जितना विषम मतलब क्या हो गया, ये 3 5 7 जो 2 से विभाजित नहीं होगा, अगर वैसा प्रेक्षणों की कुल संख्या हो, तो एन में क्या करना, एक जोड़ना है और उसको 2 से भाग देना है। 2 से भाग देने के बाद जो वैल्यू आएगा, मतलब इसका जो जितना वैल्यू आएगा, उतनवा पद का जो मान होगा या परीक्षणों का जो मान होगा, वही माध्यक होगा। ठीक है। अगला क्या है कि अगर विषम संख्या ना हो, मतलब 5 ठो ना हो, 7 ठो ना हो, 9 ठो ना हो, सम संख्या में हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, तो उसका कैसे निकालेंगे। अगर सम संख्या में अगर क्या हो, प्रेक्षणों की संख्या है, तो आपको क्या करना है कि एन जितना है उसको 2 से भाग देना है, उत्तमा पद का वैल्यू निकाल लेना है, फिर जोड़ करके, जैसे हमने 3 और 4 को जोड़ा था ना, तो एन बटे 2 मतलब जितना आएगा उनमें क्या करना, एक जोड़ना है, उत्तमा पद का मान निकालना है, दोनों पदों को जोड़ के और 2 से भाग देना है। कहने का मतलब ये हो गया, इतनवा पद और इतनवा पद का जो है औसत मान को हम लोग माध्यक कहेंगे। कब, जब आंकड़ों में प्रेक्षणों की संख्या क्या हो, सम संख्या में। ठीक है, तो चलते यहाँ पर हम दो प्रश्न लिखे हैं। तो पहला प्रश्न यह है कि चर मान 8 14 10 20 24 18 12 का माध्यक ज्ञात करें। तो माध्यक ज्ञात करने से पहले हमने क्या कहा, सबसे पहले जो पहला काम होगा वह होगा इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाना। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, जिसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। ये जो चर मान है, चर को हम क्या कहते हैं, बढ़ते क्रम में सजा देते हैं। चर जो मान है बढ़ते क्रम में सजा दीजिए। तो सबसे छोटा इसमें 8 है, 8 के बाद जो आपका है 12 है, नहीं 12 से पहले भी 10 है, 8 के बाद 10 है, 10 के बाद 12 है, 12 के बाद जो है आपका 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 12 के बाद कौन बचा, 18 24 20 14, 14 है, फिर 18 है, फिर 20 है, लास्ट में है 24। ठीक है, ये मेरा आरोही क्रम में हो गया। अब इसको काउंटिंग कीजिए कैठो है, तो वह हो जाएगा मेरा एन की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, कितने प्रेक्षण है, 7 प्रेक्षण है, तो 7 हो गया। 7 क्या है, विषम संख्या है, 7 क्या है, विषम संख्या। ठीक है, अब ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या अगर n का मान क्या हो, विषम संख्या हो, तो विषम संख्या के लिए कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है। तो माध्यक बराबर हो जाएगा, माध्यक बराबर हो जाएगा n+1 बटे 2वां पद का मान होगा। ठीक है, n कितना है, 7 है, 7 में एक जोड़िए, 2 बटे n+1 बटे, ओ सॉरी, यहाँ n की जगह हमको लिखना है 7, 7 प्लस 1, क्योंकि n कितना है, 7 है, 7 टोटल प्रेक्षणों की संख्या कुल कितना है, 7 है।
साथ में 1 जोड़ेंगे, जितना आएगा उतना पद का मान। तो टोटल अगर 7 1 8, 8 बटे क्या हो जाएगा 2, इतना पद का, इसको लिखते चलिए बाकी को, तो 2 चौक है 8, चारवां पद का मान। आप जरा देखिए कि चारवां पद का मान कितना है आपका, तो गिनते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा। चौथा क्या है मेरा 14 है, तो इसका माध्यक हो जाएगा मेरा 14। क्या हो जाएगा 14, इसका माध्यक हो जाएगा। ठीक है, किसका, ये जो चर मान दिया गया है पहले प्रश्न में। ठीक, अगला चलते हैं, दूसरा प्रश्न है कि 10 विद्यार्थियों का गणित में प्राप्त किया गया अंक क्रमशः 30, 50, 90, 45, 60, 70, 45, 85, 75, 45 है। ठीक है, क्या है 45 है। इसकी माध्यिका ज्ञात करें। इसकी क्या करना है, माध्यिका। तो सबसे पहला जो हमें काम करना है प्यारे छात्रों, इस डाटा को जो है आप D4 डाटा लिख सकते हैं, आंकड़ा। ठीक है, इस डाटा को आरोही क्रम में सजा दीजिए। जो डाटा आपको मिला गया है, सूची जो मिली है ना, लिस्ट अंकों का, इस अंक को क्या करें आप जो है आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा दीजिए। तो अंक को जो है आप क्या करें आरोही क्रम में सजाइए। तो इसमें सबसे जो कम अंक है वो है 30 है। क्या है 30 है। 30 के बाद जो सबसे कम अंक है वो है 40। उसके बाद 40 के बाद 45 2 बार आया है, तो इसका मतलब 45 को हमें 2 बार लिखना है। ठीक है, 45 के बाद आता है मेरा 50। क्या आता है 50, 50 लिखा। 50 के बाद आएगा 60, 60 के बाद आएगा 70, 70 के बाद है 70 आ गया, 70 के बाद है 75, 70 के बाद है 75। ठीक है, 75 के बाद आएगा 85, 85 के बाद आएगा 90। मतलब सबसे अधिकतम जो वैल्यू है अंक का बच्चों के लाने का वो है 90, और सबसे कम जो है वो है 30। कितना है 30 है। तो हमको इससे भी कोई मतलब नहीं है, हमें खाली क्या करना है एक ऑर्डर में सजाना है। वो कैसा होना चाहिए, आरोही या अवरोही में होना चाहिए। हमने सजा दिया, अब इसको काउंट कीजिए कई ठो है। तो यहाँ पहले ही बोल दिया टोटल कितना है 10 विद्यार्थी। इसका मतलब एन कितना है आपका 10, और 10 क्या होता है एक सम संख्या होता है। तो जब सम संख्या होता है तो माध्यक ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए आपका जो फॉर्मूला है वो सेकेंड नंबर का फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। n/2 वहां पद प्लस n/2 + 1 वहां पद को जोड़ करके हम 2 से भाग देंगे। अर्थात अगर दो संख्या का औसत निकालना तो दोनों को जोड़िएगा, 2 से भाग दीजिएगा, क्योंकि दो संख्या का मतलब दो प्रेक्षण है ना। तो वही मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर, है ना। तो n/2 वहां पद प्लस n/2 + 1 वहां पद, इसका जो भी वैल्यू आएगा उसको हम जोड़ करके क्या करना है 2 से भाग देना है। तो चलते हैं, आ गया n कितना है 10, 10/2 वहां पद प्लस 10/2 + 1 वहां पद बटे 2। अगर इसको कट करेंगे तो पांचवा, यहाँ कट करेंगे तो 5, 5 1 6, तो ये हो जाएगा पांचवा पद, पहला हो जाएगा पांचवा पद प्लस छठवां पद बटे 2। अब ये पांचवा पद हम लोग काउंटिंग करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पांचवा पद हो जाएगा मेरा, ओ यहाँ नहीं, सॉरी यहाँ नहीं, हमें जहां हम आरोही अवरोही में सजाए हैं तो यहां सजाए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा पद है मेरा 50 प्लस छठा, तो पांचवे के बाद क्या हो जाएगा छठा। ये हो गया पांचवा पद, पांचवा, और ये हो गया छठवां पद। ठीक है, तो पांचवा हो गया 50 और छठा हो गया 60/2। तो 50 + 60 हो जाएगा 110/2। अगर 2 से भाग दीजिएगा तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 55। 55 अंक जो है इस आंकड़ों का, इस डाटा का जो है मेरा क्या हो जाएगा माध्यक हो जाएगा। ठीक है प्यारे छात्रों, अब हम लोग चलते हैं तीसरे पर। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है वह बहुलक है,
तो चलते हैं बहुलक किसको कहते हैं और बहुलक निकालने का क्या फॉर्मूला है। देखिए ये सबसे आसान है और सबसे सिंपल भी है ये, ठीक है। बहुलक का परिभाषा क्या है कि किसी दिए गए आंकड़े में चर का जो है वह मान जो सबसे अधिक बार आया है, क्या आया है, जो सबसे अधिक बार आएगा वही मान क्या हो जाएगा, उस आंकड़े का बहुलक होगा। कहने का मतलब जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है ना, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है उसको हम लोग बहुलक कहते हैं। आप जो है इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, किसी दिए गए आंकड़े में जिस चर का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, जिस चर का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होता है उसको हम लोग बहुलक कहते हैं, ठीक है। बहुलक को जो है प्रायः एम नॉट से सूचित करते हैं, मतलब इसको एम नॉट पढ़ते हैं, ठीक है, मोड, है ना। हमने लिखा है कि एम नॉट जो होता है जिस चर की बारंबारता क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, और ये किसके लिए लागू होता है, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। अनक्लासिफाइड डाटा अगर रहता है तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। और ये सबसे बेसिक है बहुलक जानने के लिए। अब यह देखते हैं कि बहुलक जो है बहुलक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहली बात हमने आपको बता ही दिया कि जो सबसे ज्यादा बार आता है वही मान क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो हम देखेंगे किसी आंकड़े में सबसे ज्यादा बार कौन आया, किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो देख रहे हैं पहला सवाल है यहाँ पर कि चर मान 2, 4, 3, 2, 5, 2, 8, 2, 10 एवं 2 में बहुलक ज्ञात करें। तो आप देखिए जैसा कि 2 एक ऐसी संख्या है जिसकी जो है आने की संभावना सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा अर्थात जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। यहाँ 2 कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4, 5 बार आया है, बाकी संख्या उतनी बार नहीं आया है, इसलिए जो है 2 मेरा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, क्योंकि बहुलक की जो है बारंबारता जो है वो 5 बार है। बारंबारता कितनी है इसकी, 5 है, ठीक है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बार आया है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों का उम्र दिया गया है, क्या है, बच्चों का उम्र है, देखिए 8 वर्ष, 12 वर्ष, 8 वर्ष, 20 वर्ष, 15 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष एवं 12 है। इसकी 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 बहुलक ज्ञात करें। इसका क्या बहुलक है, इसका बहुलक बताइए। देखिए 8 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। अगर 8 को देखें तो 8 जो है मेरा 2 बार आया है, बारंबारता इसकी कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 12, 12 कितनी बार आया है वो काउंट करते हैं। 12 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, तो एक एक 2 हो गया, 3 हो गया और एक 4, है ना। 12 जो है 4 बार आया है। फिर 20 जो है मेरा एक ही बार आया है, 20 मेरा एक ही बार आया है। 15 जो है मेरा वो 2 बार आया है, 15 मेरा 2 बार आया है। फिर 18 जो है वो मेरा एक बार आया है, कितनी बार आया है, एक बार। कहने का मतलब 12 वर्ष के जो बच्चे हैं वह सबसे ज्यादा बार आए हैं, इसलिए 12 वर्ष उसका क्या हो जाए, मतलब 12 वर्ष जो है बच्चों का बहुलक हो जाएगा, है ना। ये बहुलक हो गया, क्यों, 12 जो उम्र है इसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो आज के लिए प्यारे छात्र इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।